वैसे भी इस वक्त इसके पास सोचने के लिए इससे बड़े मसाइल मौजूद थे। वो घर जहाँ कभी हर वक्त इन बहनों की जयकार, इनके कहकहे, हंसी मजाक की आवाजें गूंजती थी, वहाँ अब हवा के एक उदासी सोगवारी दर दीवार से लिपटी रहती। इसके माँ बाप का खूबसूरत मोहब्बत और एतमाद भरा रिश्ता किसी की बदनजरी का शिकार हो गया था। रोशाना ने तो इस वाकये के बाद इन्हें आपस में मुखातिब होते भी बहुत कम देखा था। जिंदगी तो फकत मुकर्ररा काम अंजाम देने का नाम नहीं बनकर रह गई थी, जैसे घर के इस नए माहौल से परीशे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो बिल्कुल कुमला कर रह गई थी, सारा वक्त सहमी सी रहती। ये सब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हमेशा मोहब्बतें लुटाने वाले शहीर साहब को कई कई दिन गुजर जाते, वो बीवी बेटियों से बात तक ना करते। इन्हें गोया इन तीनों से कोई लेना देना ही नहीं रहा था। रोशाने को तो वो खुद से भी खफा लगते। जिस तरह से ऑफिस से आने के बाद का सारा वक्त वो कमरे में बंद होकर गुजार देते थे, इससे साफ जाहिर था वो दुनिया वालों की नजरों का सामना करने से खाइफ थे। इसने दिल ही दिल में खुद से अहद किया, वो कभी भी अपने बाप दादा की पगड़ी नहीं उछालेगी। जिंदगी में कुछ बनकर दिखाएगी, खुद को इस काबिल बनाएगी कि इसके बाप की खोई हुई इज्जत बहाल हो सके। वो सर उठाकर अपनी बेटियों पर फख्र कर सके, माँ को इसका खोया हुआ मुकाम दोबारा मिल सके। वो जानती थी दादा जान की कितनी ख्वाहिश थी इनके पोता पोती में से कम कोई एक डॉक्टर बने। खुद शहीद साहब भी कितनी दफा इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे। वो अपने जख्म खोदा दिल को संभालती अपने मकसद के हुजूर के लिए पढ़ाई में जुट गई। और जिस दिन इसका डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, कितने ही साल बाद इसने लियाकत साहब और शहीर साहब की आंखों में अपने लिए फख्र महसूस किया था। अरसे बाद शहीर साहब को दिल से मुस्कुराते हुए देखकर अपने रगोपे में कैसी तमानियत भरा एहसास उतरता महसूस किया था। और जब उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरकर इसकी पेशानी चूमी, तो वो खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और इनके गले लगकर इस बुरी तरह रोई कि सबके ही दिल गरमा दिए। जिंदगी के शब रोज एक मामूल के मुताबिक तसलसल से गुजर रहे थे। मेडिकल की मुश्किल पढ़ाई में लगकर वो इतना ज्यादा मसरूफ हो गई कि अब कुछ उल्टा सीधा सोचने का वक्त ही ना मिलता था। रोहान को अमेरिका गए हुए 4 साल हो चुके थे। एमबीए मुकम्मल करने के बाद वो अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर वहाँ अच्छा खासा बिजनेस स्टैब्लिश कर चुका था, लेकिन अभी तक फिलहाल इसके पाकिस्तान वापस आने की कोई इत्तला न थी। अब तो अक्सर ही दादी और ताई अम्मी से याद करके उदास रहने लगी। ताया अब्बू भी कुछ महीनों पहले इसके पास चक्कर लगा आए थे, लेकिन वो जाने दिल में क्या ठाने बैठा था जो हमेशा पाकिस्तान वापस आने के सवाल पर टाल मटोल कर जाता। आहिस्ता आहिस्ता घर में सबको ही अंदाजा हो गया था कि वो रोशानी के साथ मंगनी से खुश नहीं है, तभी वापस आने से गुरेजा है। हैरत की बात तो ये थी कि सब ने, खुसूसन दादा जान ने, इस बात को जहनी तौर पर कबूल भी कर लिया था। बल्कि दादी जान तो यहाँ तक तैयार थी कि वो किसी तरह पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर भले जहां मर्जी चाहे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। दिन रात का चक्कर इसी तरह चलता रहा और चुपके से 3 साल और आगे खसक गए। जिंदगी पहले से बढ़कर मसरूफ हो गई थी। इसका एमबीबीएस का लास्ट ईयर था। कॉलेज के अलावा हॉस्पिटल के भी आए रोज चक्कर लगते, जिसकी वजह से वो घन चक्कर बनकर रह गई थी। इन गुजरे माहो साल में रोशाने के अंदर पर पुरएतमाद शख्सियत के तौर पर सामने आई थी। इसकी अक्लमंदी और समझदारी और सुलझी हुई आदत की बदौलत घर में सब इसके गर्विदा थे। हर बात में इसकी राय को अहमियत दी जाती थी। वहीं इसकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई। इसके माँ बाप का रिश्ता खासी हद तक नॉर्मल हो गया था। वो अपने बाप की खोई हुई तवज्जो और मोहब्बत एक बार फिर हासिल करने में कामयाब हो गई थी। बल्कि अब तो शहीद साहब के अलावा दादा जान भी पहले से कई गुना बढ़कर इस पर मोहब्बत निछावर करते। वो खानदान की इकलौती डॉक्टर थी। दादा जान को इस बात पर बहुत फख्र था। वो बेहद खुशी खुशी इसे अपना अलका बाप में सबसे मुतारिफ करवाते। फरहान आजकल सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ था। समन जो के एनईडी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। इसका सेकंड लास्ट ईयर था, जबकि परीक्षे इंडस वैली से फाइन आर्ट्स पढ़ रही थी। कसरे मिर्जा की रौनकें बहाल हो गई थी। वही पुरानी खूबसूरत शब रोज वापस लौट आए थे। फरहान के कहे बरजस्ता जुमलों पर कहकहे लगाते, परीक्षे और समन के साथ वीकेंड पर मूवी देखते, रिसाले पढ़ते, किचन में घुसकर केक और पिज्जा बनाते। वो चंद साल पहले जिंदगी में आया वो बदतरीन वक्त फरामोश कर गई थी। गुजरे 2 सालों में जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ये भी आई थी कि अलीजे का घर में आना जाना शुरू हो गया था।
یہ فراز کی دن رات کی کوششوں کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی بار آیا، تایا ابو اور فاران سے ملا، دادا جان اور شہیر صاحب تو اس کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ شروع میں تو کوئی اس کی بات تک نہیں سنتا تھا، لیکن سب کے حوصلہ شکن رویے کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری، بلکہ بار بار وہاں آتا رہا۔ اسے بخوبی علیزے کی محرومی اور اس کے جذبات کا احساس تھا۔ اس نے بارہا اسے راتوں کو گھٹ گھٹ کر سب گھر والوں کی یاد میں آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتا تھا چاہے واجبی سا صحیح اس کی بیوی کا میکے سے رشتہ بحال ہو جائے۔ پھر اب تو ان کے بچے بھی تھے جو ماں سے نانا نانی اور خالہ ماموں کے متعلق سوال کرنے لگے تھے۔ بالآخر اس کی کوششیں رنگ لائیں۔ کچھ سعید صاحب اور منیرہ صاحبہ نے بھی اس کا ساتھ دے دیا اور یوں 5 سال بعد علیزے کا قصر مرزا میں داخلہ کھل گیا۔ دادا جان اور شہیر صاحب تو اب بھی اس کی شکل تک نہیں دیکھتے تھے۔ وہ آتی تو وہ کمرے سے ہی باہر نہ نکلتے۔ اس نے کئی بار ان سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ دادی جان اور زرین صاحبہ کے انداز بھی اس کے لیے سرد مہری ہی ہوتی، لیکن جو بھی تھا اس کا برسوں پہلے میکے سے ٹوٹا ناتا دوبارہ جڑ گیا تھا۔ تھوڑی کو غنیمت جانتے ہوئے وہ اسی میں خوش تھی۔ کبھی کبھار 1.5-2 مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے چکر لگا لیتی۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ شانزے کے بعد زرق نے آ کر ان کی فیملی مکمل کر دی تھی۔ سسرال میں ساس سسر کے رویے میں معمولی تبدیلی آنے کے علاوہ باقی سب کا رویہ ہنوز ویسا ہی حد تک آمیز تھا۔ سب کے تحقیر آمیز رویے پر ابتدا میں تو وہ بہت غمزدہ رہتی تھی، لیکن اب اس نے جلنا کوڑنا چھوڑ دیا تھا۔ شکر ہے فراز اچھا تھا، اس سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی جب اپنے گھر والوں کے رویے سے فرسٹریشن کا شکار ہو کر پچھتاوے کے ناگ اسے ڈستے تو وہ لیزا کو مرد الزام ٹھہرا دیتا۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ جب وہ قصر مرزا آتی اور روشانے کو حد سے زیادہ ملتی اہمیت دیکھتی، کس طرح زرین صاحبہ اور شہیر صاحب اس کی ہر بات کو فوقیت دیتے تھے، دادا دادی تایا تائی اس کی رائے کو مقدم رکھتے تھے، پریشے کی وہ چہیتی آپی تھی تو فاران کی لاڈلی بہن سمن کا کوئی بھی کام اس کے مشورے کے بغیر مکمل ہی نہ ہوتا تھا تو علیزے کو گہرا ملال گھیر لیتا۔ اسے یاد آتا کبھی یہ مقام اسے حاصل تھا جو وہ اپنے ہاتھوں گنوا چکی تھی۔ آج اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ آدھی ادھوری تعلیم اور بہت ساری ذلت اور بدنامی۔ ایسے میں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر فراز پر چڑھ دوڑتی۔ وہ اس وقت کم عمر کی بنائی حدود اور ناسمجھ تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا۔ اسے ہی اللہ تعالیٰ قیود کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ تمام الزام اس کے سر رکھ کر خود بری و ذمہ ہونے کی کوشش کرتی، جس پر کبھی تو وہ بھڑک اٹھتا، کبھی اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا۔ آئے دن کی تو میں اور لڑائی جھگڑے اب ان کے گھر کا ماحول تھا۔ وہ دونوں جو کبھی ایک دوسرے کی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ مذہبی، اخلاقی، معاشرتی ہر ہاتھ پلانگ بیٹھے، اب ایک دوسرے کو الزام دیتے نہ تھکتے تھے۔ آج کل دادی جان کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ آئے دن کبھی ان کا شوگر بڑھ جاتی تو کبھی بلڈ پریشر۔ روشانے صبح شام ان کا چیک اپ کر کے پرسکون رہنے کی ہدایت کرتی، لیکن ان کی حالت جوں کی توں تھی۔ سبھی جانتے تھے انہیں کون سا غم کھائے جا رہا ہے۔ گھر کا ماحول بہت ہی اداس رہنے لگا تھا۔ دادی اور تائی روحان کی یاد میں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی، یہاں تک کہ دادا جان نے اپنی انا کو بالاتحق رکھتے ہوئے اسے خود فون کر کے گھر واپس آنے کا کہا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس بار ٹال مٹول سے کام لینے کے بجائے اس نے کچھ عرصے میں چند ضروری کام نپٹا کر پاکستان آنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ مگر 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ نہ آیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ وعدہ کبھی وفا نہ ہوگا۔ تایا تائی تو اب اس کے کبھی واپس پاکستان آنے کی امید ہی چھوڑ بیٹھے تھے۔ دادا جان الگ چپ چپ رہنے لگے تھے۔ ان کے لاڈلے پوتے نے ان کا مان بھی سلامت نہیں رکھا تھا۔ گھر میں سب ہی اس کی اتنی لمبی جلا وطنی کو علیزے کی حرکت کا شاخسانہ سمجھتے تھے۔ دادی جان تو برملا کہتی کہ اس نے علیزے کی بے وفائی کا گہرا صدمہ لیا ہے، جو یوں سال ہر سال سے گھر بدری کا عذاب سہ رہا ہے۔ ایسے میں زرین صاحبہ سب کی نظروں میں چور بن جاتی۔ یہ احساس انہیں مارے ڈالتا کہ ان کی نافرمان بیٹی کی وجہ سے گھر کا لاڈلا بڑا پوتا گھر سے دور ہے، جبکہ روشانے کو اس انسان پر بلا کا غصہ آتا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی علیزے کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ روحان کے خیالات خود اپنے کانوں سے سن چکی تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اپنی خود غرضی اور خود ساختہ وجوہات کی بنا پر گھر سے باہر رہ کر سب کی ہمدردیاں بٹور رہا تھا۔ ان صبح و شام کی سوچوں اور مسلسل ذہنی کشمکش کا نتیجہ دادی جان کے انجائنا اٹیک کی صورت میں نکلا۔
वो कि अटैक इतना शदीद ना था, लेकिन फिर भी घर में सब हिल कर रह गए। वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर घर आ गई थी, मगर यूं लगता था जैसे किसी ने इनके जिस्म की सारी तवानाइयां निचोड़ ली हों। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। रोशाना ने हॉस्पिटल में भी सारा वक्त इनके साथ साथ रही। अब घर आकर भी मुस्तकिल इनका साया बनी हुई थी। फरहान, समन, परीशे सब इनके इर्द गिर्द जमा रहते, इनका दिल बहलाने की कोशिशें करते रहते। जरीन और मुनीरा साहिबा इनके लिए परहेजी खाने तैयार करती, लेकिन वो न जाने सारा वक्त किन सोचों में डूबी रहती। घर में सबको ही कहीं न कहीं अंदाजा था दादी जान के इस अटैक और गहरी खामोशी का सबब क्या है। दादा जान और सईद साहब को रूहान पर बहुत गुस्सा था, जिसकी हठधर्मी की वजह से ये दिन देखना नसीब हुआ था। बहुत अरसे बाद दादा जान को जलाली गुस्सा एक बार फिर उठ कर आया। उन्होंने घर में सबको सख्ती से मना कर दिया, कोई भी रूहान को दादी जान की तबीयत खराबी की बाबत नहीं बताएगा। जब इसने अपना दिल इन लोगों की तरफ से सख्त कर लिया तो फिर यूं ही सही। एक थका देने वाला दिन गुजार कर शाम के 5:30 बजे वो घर लौटी तो घर में मुकम्मल खामोशी फैली हुई थी। जरीन साहिबा और परीशे यकीनन ताई अम्मी की तरफ हो गई होंगी। वो सीधे अपने कमरे में चली आई। इस वक्त थकन और भूख से बुरा हाल था। 10 मिनट बाद फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती परीशे खाने की ट्रे उठाए कमरे में हाजिर थी। वो बहन की इतनी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। आपी, आपको पता है आज क्या हुआ? परीशे फौरन ही शुरू हुई। इसके चेहरे से बेपाया खुशी और दबा दबा सा जोश झलक रहा था। रोशाने ने लंबे सियाह बालों को खोलकर हाथों से समेटते हुए दोबारा केचर में जकड़ा और सवालिया अंदाज में आईब्रोज उचकाई। रूहान भाई अमेरिका से वापस आ गए, इसने कोया धमाका किया। तौलिए से चेहरा खुश करती रोशाने के हाथ बस एक लम्हे के लिए ठटके थे। अगले ही लम्हे वो तौलिया स्टैंड पर फैलाती ट्रे अपने सामने खसका कर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। आज सुबह अचानक जब वो बगैर इत्तला दिए पहुंचे तो चंद लम्हों के लिए तो सब हैरान ही रह गए, जैसे अपनी बसारतों पर यकीन ही ना आ रहा हो। फिर जब यकीन आया तो वो जज्बाती सीन चला के मत पूछे। परीशे इसके पास 2 सीटर सोफे पर बैठते हुए मजे से बोली, अच्छा? इसने बेतासुर लहजे में कहते सर हिलाया। खूब गिले शिकवे रोना धोना हुआ। रूहान भाई तो दादी जान की तबीयत खराबी का सुनकर सब पर खूब ही बरहम हुए कि सबने इनको बिल्कुल गैर समझ लिया, जो इतनी बड़ी बात बताना भी जरूरी न समझा। खैर कई घंटों बाद अब मुतला बिल्कुल साफ है। इनफैक्ट अब तो वहां ताया के पोषण में खूब रौनक लगी हुई है। रूहान भाई की आमद का सुनकर इनकी खाला की फैमिली भी फौरन ही आ गई थी। अब तो इतना मजा आ रहा है क्या बताऊं। वो सारी तफसील इसकी गोश गुजार करती आंखें मीच कर बोली। इसके चेहरे की जगमगाहट और आवाज की कनकनाहट से इसकी खुशी का अंदाजा हो रहा था। क्या आप रूहान भाई से मिलने नहीं चलेंगी? इसे खाना खाकर बेड पर दराज होते देखकर परीशा ने हैरानी से पूछा। बाद में मिल लूंगी, अभी बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, इसने संजीदगी से कहा। लेकिन आप भी रूहान भाई इतने सालों बाद, परीशा ने कुछ कहना चाहा जब वो इसकी बात दरमियान में कतरा कर गई। गुड़िया, अब तो वो फिलहाल घर में ही है ना, मैं मिल लूंगी, इसने मुस्कुरा कर कहा। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखती रही, फिर सर हिलाती कमरे की लाइट और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। अब वो इतनी नासमझ भी नहीं थी, रोशानी की कैफियत समझ रही थी। जाहिर है रूहान का सामना करना इसके लिए इतना आसान भी न था। तो बिलाखिर आप अपने असल की तरफ लौट ही आए। परीक्षा के जाने के बाद इसने चित लेटते कमरे की छत पर नजरें टिकाई। सोचा इसके साथ ही इसकी समातों में बरसों पहले इसका कहा गया एक एक लफ्ज जहर में डूबा लहजा पूरी जजाइयत के साथ ताजा हो गया। इसके वजूद को छलनी करते अल्फाज याद आए तो इसके सारे दर्द असरनो बेदार हो गए। अना पर पड़ी चोट फिर से ताजा हो गई। इसने आंखों में मचलती नमी को छुपाने के लिए आंखें मीच ली। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर लकीर बनाता हुआ कनपट्टी में गुम हो गया। अम्मी, जल्दी से नाश्ता ले आए प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। वो अपने कमरे से बैग, फाइल और सफेद ओवरऑल लिए बरामद हुई और सब चीजें डाइनिंग टेबल पर रखती कलाई में से पट्टे के चौड़े डायल वाली खूबसूरत सी घड़ी बांधते हुए किचन में मसरूफ पे अमल जरीन साहिबा को आवाज लगाई। सारी रात बेचैनी के आलम में करवटें बदलते सोती जागती कैफियत में गुजरी थी। फजर से जरा पहले इसकी आंख लगी थी, जो थोड़ी देर बाद ही अलार्म की आवाज से खुल भी गई थी। इसने उठकर सोती जागती हालत में नमाज पढ़ी। सारी रात जागने की वजह से आंखें और तबीयत दोनों बोझल हो रही थी, तो कुछ देर मजीद सोने के ख्याल से एक बार फिर बिस्तर संभाल लिया। दोबारा खासी ताखीर से आंख खुली, नतीजतन इसे अच्छी खासी देर हो चुकी थी।
लेकिन नाश्ते के बगैर घर से निकलने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। तभी रुकी हुई थी। लो बेटा, चंद लम्हों बाद ही जरीन साहिबा सो खस्ता पराठा, हरी मिर्चों वाला सुनहरी सुनहरी फूला हुआ ऑमलेट और चाय का गर्मा गर्म कप ट्रे में रखे तेज तेज चलती हुई इसके पास आई। वो पराठे के बड़े बड़े निवाले लेने के साथ मोबाइल पर नोटिफिकेशंस भी चेक करने लगी। जरीन साहिबा टेबल पर रखे एक दो बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई। लगता है आज हमारी बेटी फिर लेट हो गई। शहीद साहब की पुरशफ़क़त आवाज कानों में पड़ी। इसने सर हिलाते चेहरा उठाकर इनकी जानिब देखा। जब इनके साथ खड़ी शख्सियत को देखकर साकित रह गई। ब्लैक ट्रैक सूट में मलबूस, हाथ में पानी की बोतल पकड़े, माथे पर घने स्याह चमकदार बाल बिखराए, अपनी ऊंची लंबी मजबूत जसामत, चौड़े शानों और छा जाने वाले सरापे के साथ वो वही था। वो चंद लम्हों के लिए यकटक इसे देखती चली गई। वो शख्स बिलाशुबा पहले से कहीं बढ़कर खूबरू हो गया था। इतने बरसों में अमेरिका की आबो हवा ने इसकी सेहत, इसके रंग रूप पर खूब अच्छा असर डाला था। सांवला रंग अब खिलकर सुनहरी माइल गंदुमी हो चुका था। चेहरे पर सजी घनी स्याह मूछें बहुत जच रही थी। इसका चौड़ा सीना और शर्ट की आसीनों में से नुमायां होते फूले फूले बाजू देखकर रोशाने को अंदाजा हो रहा था कि वो बाकायदगी से कई कई घंटे जिम में गुजारने का आदी है। कुछ यही हाल रोहान का था। वो भी बिना पलक झपकाए इस चांदी की गुड़िया को देख रहा था। मिंट ग्रीन कलर के सूट में इसकी सुर्ख और सफेद रंगत चमक रही थी। नर्म और मुलायम धुला धुलाया, किसी भी आरइश से पाक चेहरा, जहन से भरपूर बड़ी बड़ी झील सी गहरी सी आंखें, इन पर साया फिगा गनेरी पलकों की झालर, भरे भरे चमकदार गुलाबी लब, छोटी सी मगरूर नाक, सुर्खी छलकाते उभरे हुए गाल, सांचे में ढला बदन और पुष्ट पर बिखरी सिया गेसों की नमदार चादर। जब वो यहाँ से गया था तो वो 15-16 साल की एक कम उम्र बच्ची थी, लेकिन अब एक मुकम्मल जवान खूबसूरत दोशीशा के रूप में इसके सामने मौजूद हुस्न जमाल का पेकर कोई कयामत लग रही थी। रोहान को अपने दिल की दुनिया तहबाला होती महसूस हुई। लम्हे का खेल था वो, जो सारी जिंदगी प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी के चक्रों से खुद को बचाता आया था। इसे पता भी नहीं चला और वो पलक झपकते में असीर मोहब्बत हो गया। भाई ये अच्छा है तुम आ गए, मुझे भी मॉर्निंग वॉक के लिए पार्टनर मिल गया, वरना भाईजान तो इस मामले में बहुत सुस्त हैं। वो सहरजदा हुआ, ना जाने कब तक इसे देखता रहता। जब शहीर साहब की आवाज से होश में आता, इसकी पुष्ट पर बिखरे स्याह चमकदार बालों को मुट्ठी में भर कर इनकी नरमाहट महसूस करने की ख्वाहिश पर बड़े मुश्किल से काबू पाता, हल्का सा मुस्कुरा कर 2 कदम चलता इसके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। रोशानी भी होश में आई, धीरे से सलाम करती नजरें झुका गई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? सुना है बहुत मसरूफ रहने लगी हो, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। रोशाना ने चौंक कर इसकी स्याह आंखों में देखा। वो कल से आया हुआ था। वो इससे मिलने ताया अब्बू की तरफ नहीं गई थी। इस बात पर किया वो कोई तंज कर रहा था, लेकिन इसकी मकनातीसी आंखों में ऐसी लपक थी कि वो एक लम्हे से ज्यादा इसकी तरफ न देख सकी और फौरन ही नजरें चुका गई। मगर अगले ही पल बिल्कुल साकित होती सांस रोक गई। वो इसके बाएं जानिब बहुत पास झुकता इसके पराठे से निवाला तोड़ रहा था। इसका सैर तारी करता वजूद और किसी महंगे कलोन की दिल फरेब महक उफ, रोशाने को अपने हवास मुख्तल होते हुए महसूस हुए। इसके हाथों में लर्जिश उतर आई, यकायक चेहरे की सुर्खी में भी इजाफा हुआ था। रोहान बेटा, तुम आराम से बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए। जरीन साहिबा को अपनी कोताही का एहसास हुआ तो जल्दी से बोली। वो अंडे पराठे करने वाला मुंह में डालता नफी में सर हिला गया। शुक्रिया चाची, मैं घर जाकर पहले शावर लूंगा। इसने नजर झुकाकर बेटी लब कुचलती रोशाने पर एक नजर डालते हुए कहा। रोशाने ने खुद पर काबू पाती कुर्सी खसका कर उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? नाश्ता तो खत्म करो। इसे नाश्ता अधूरा छोड़कर उठता देख कर जरीन साहिबा ने कहा। बस देर हो रही है, वो तेजी से कहती कमरे में चली गई। रोहान ने गर्दन मोड़कर संजीदा नजरों से इसकी पूछ को देखा था। 5 मिनट बाद बालों को ढीले से जूड़े में लपेटे, सर पर दुपट्टा ओढ़े, जिस्म के गिर्द डार्क ब्लू बड़ी सी चादर लपेटे बाहर आई तो वो बड़े मजे से शहीर साहब और जरीन साहिबा के साथ बातें करता इसके बजाय हुए अंडे पराठे से इंसाफ कर रहा था। इसका अंदाज बेहद सादा था, बिल्कुल बेतकल्लुफाना, जैसे दरमियान में इतने बरस गुजरे ही ना हो। एक लम्हे को इसके पास रुक कर रोशाने ने टेबल पर रखी अपनी चीजें उठाई। जरीन साहिबा की बात सुनते रोहान की नजरें इसकी गुलाबी मखरूती उंगलियों पर ठहरी थी। इसकी आंखों में सोच की लकीरें नमूदार हुई, जबकि इस सब से बेनियाज वो बाआवाज बुलंद अल्लाह हाफिज कहती लाउंज से बाहर निकल गई।
रोहान को वापस आए 3 हफ्ते हो चुके थे। इसकी आमद के साथ ही कसर मिर्जा में बहारें भी लौट आई थी। जिंदगी एक बार फिर पूरे जोशो खरोश से रवा दवा हो गई थी। ताई अम्मी की सारी उदासी उड़न छू हो गई थी और दादी जान तो यूं भली चंगी हुई थी जैसे कभी बीमार ही ना हुई हो। इन दिनों में रोशाने का इससे 3-4 दफा सामना हुआ था। इसका अंदाज रोशाने के साथ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा जैसे परीक्षे के साथ होता था। वो बहुत आराम से इसे मुखातिब कर लेता, बहुत बेतकल्लुफी से इसका नाम पुकार लेता। शुरू शुरू में तो इसके अंदाज पर वो जरा हैरान हुई, फिर बाद में खुद भी नॉर्मल हो गई। जब वो इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो फिर इसे क्या जरूरत थी जो इसके सामने आने से गुरेज बरतती या कतरा कर एहसास दिलाती कि वो माजी की किसी बात को सीने से लगाए बैठी है। वो खुद तो बहुत मसरूफ रहती थी, लेकिन समन और परीशे की जबानी इसे रूहान से मुतालिक सारी खबरें मिलती रहती थी। दादा दादी और ताया ताई अब इसे हरगिज भी अमेरिका वापस भेजने पर तैयार न थे और अब वो वापस जाना चाहता भी नहीं था। अपनों से दूर, अपनी मट्टी, अपने वतन से दूर जितना वक्त गुजार लिया था वही बहुत था। गो के वहां इसका एक दोस्त के साथ शराकतदारी में बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, जिसकी देखभाल के लिए वो चंद माह में अमेरिका का चक्कर लगा लेता। बाकी इसका स्टाफ काबिल भरोसा था और फिर इसका दोस्त अहमद भी मौजूद था। अहमद का ताल्लुक खुद भी इस्लामाबाद से था, इसलिए इन दोनों ने आपस में कुछ इस तरह सेटिंग कर ली थी कि वो दोनों बारी बारी चंद माह अमेरिका में कयाम कर लिया करेंगे। आजकल वो कराची में नई फैक्ट्री शुरू करने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। गुज़श्ता चंद दिन से वो कुछ पेपर वर्क के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। आज सुबह ही इसकी वापसी हुई थी। आज छुट्टी का दिन था। छुट्टी वाले दिन घर में खूब ही रौनक लगती थी। नाश्ते और खाने पर खास एहतमाम किया जाता था। सब साथ मिलकर खाना खाते, गपशप करते। यंग पार्टी लूडो या कैरम बोर्ड सजा लेती तो दादा जान, ताया, अब्बू और बाबा शतरंज की बाजी लगाते। तीनों खवातीन खानदान, रिश्तेदारों, मिलने मिलाने वालों की बातें करती रहती। कसर मिर्जा में बरसों से एक रिवायत ये भी चली आ रही थी कि घर में रुपए पैसे की रेल पेल होने के बावजूद खाना नाश्ता सब घर की खवातीन ही मिलकर बनाती थी। घर के मर्दों को मुलाजमीन के हाथ का बना खाना पसंद न था, तो आज तक ये जिम्मेदारी घर की खवातीन ही निभाती आ रही थी। दीगर तमाम उमूर की अंजाम दही के लिए मुलाजमीन मौजूद थे। आज भी डिनर पर खूब एहतमाम किया गया था। सबकी पसंद को मलहूज़े खातिर रखते हुए 2-3 डिशेज बनाई गई थी। मुनीरा साहिबा ने दादा जान की फरमाइश पर कीमा भरे करेले बनाए थे। जरीन साहिबा ने मटन बिरयानी, समन ने चिकन अल्फ्रेड पास्ता और रोशाने ने बिस्किट और क्रीम डालकर मीठे की कोई नई रेसिपी ट्राई की थी। परीशे ने सलाद का रायता बना लिया तो तीनों लड़कियों ने मिलकर टेबल लगा ली। मेज पर सभी मौजूद थे। खुशगवार माहौल में हल्की फुल्की बातों के दौरान खाना खाया जा रहा था। दादा दादी के दरमियान बैठे रोहान की नजरें बार बार सामने ऑफ व्हाइट चिकन के सूट पर नारंगी और सुर्ख इम्तियाज का चुनरी का दुपट्टा ओढ़े बैठी रोशानी के खूबसूरत चेहरे पर भटक रही थी। वो कभी साथ बैठी समन से आहिस्ता से कोई बात करती, कभी इसकी किसी बात पर धीमे से मुस्कुरा देती, कभी इसे मसनूई खफगी से आंखें दिखाती। इस लड़की का हर रूप ही कातिल था। वो चाहने के बावजूद भी अपनी नजरों को इस पर उठने और उठकर ठहर जाने से रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ही इसने महसूस किया था रोशानी को खुद पर उठती इसकी नजरों का एहसास हो गया था। इसकी तवज्जो खाने की तरफ से हट चुकी थी। वो कांटे से प्लेट में डले जरा से चावल इधर उधर करती, पेशानी पर नागवारी की हल्की हल्की शिकने लिए पहले से बेफिक्रे अंदाज के बजाय बहुत अलर्ट होकर बैठी थी। रूहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। इसने नजर घुमाकर इधर उधर देखा। छोटे बड़े सभी मौजूद थे। वो काफी दिनों से दिमाग में पनपती सोच को आज अमली जामा पहनाने का मुस्मम इरादा करता अपनी प्लेट पर झुक गया। खाने के बाद रूहान के फोन पर जरूरी कॉल आने लगी। वो फोन कान से लगातार लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर लॉन में चला आया। अवाइल अगस्त के गर्म तरीन दिन थे, लेकिन रात के इस वक्त अच्छी खुशगवार हवा चल रही थी। वो लॉन में वॉक करता फोन पर मसरूफ गुफ्तगू था। बड़े डाइनिंग टेबल से उठकर लाउंज के सोफे पर जा बैठे और अब संजीदगी से आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। इनसे खासे फासले पर बैठे फरीशे और फरहान अपने अपने मोबाइल में लगे थे। कभी कभी आपस में भी कोई बात कर लेते। रोशाने और समन सारे बर्तन समेट कर किचन में चली आईं। रोशाने ने बचा हुआ खाना छोटे डब्बों में निकाल कर फ्रिज में रखने लगी, जबकि समन चाय का पानी चढ़ाकर दोनों हाथ कमर पर टिकाए बहुत शरारती नजरों से इसे देख रही थी। क्या खुद पर जमी इसकी नजरों का एहसास हुआ तो रोशाने ने पलट कर इसे देखा और आईब्रो उचकाते हुए पूछा,
ये सारे बड़े आज शाम से सर जोड़े क्या बात कर रहे हैं? इसने मायने खेजी मुस्कुराहट लबों पर सजाए शरारत से आंखें नचाई। रोशाना ने महसूस किया था पिछले 2-3 दिन से बड़ों के दरमियान कोई खास मौजूद ज़ेर बहस था। शाम को भी दादा दादी के कमरे में काफी देर तक इनकी मीटिंग होती रही थी। इसे अंदाजा था बात इसी के मुतालिक थी। फिर कल रात को जब वो बाबा को मेडिसिन देने इनके कमरे में गई थी तो दरवाजे के पास ही इसने इनकी और अम्मी की गुफ्तगू की चंद बातें सुन ली थी। दादा जान के कजन के बेटी जो लंदन में मुकीम थे अपने डॉक्टर बेटे के लिए इसका हाथ मांग रही थी। यकीनन समन भी जानती थी तभी इस वक्त इसे छेड़ रही थी। फजूल बातें ना करो, चाय में पत्ती डालो, देखो पानी में उबाल आ गया है। रोशानी ने इसकी छेड़छाड़ को किसी खाते में न लाते हुए इसकी तवज्जो फौरन ही चाय की जानिब मबजूल करवाई। वो भी पत्ती का डब्बा उठाकर जल्दी से मुड़ गई। वो 10-15 मिनट में फोन बंद करके अंदर आया और दिल ही दिल में सबसे बात करने के लिए जुमले तरतीब देता आपस में महुए कलाम बड़ों के पास आकर सईद साहब के साथ सोफे पर बड़ा जमान हो गया। बस तो फिर ठीक है, मैं इन लोगों को कल शाम को आने का कह देता हूँ, दादा जान ने कहा। ठीक है, शहीर साहब ने एक हसरत भरी नजर रूहान के चेहरे पर डालकर कहा। खाने पर एहतमाम करवा लीजिएगा, घर की बात है, दादा जान ने दादी जान से कहा। वो सर हिला गई। कोई मेहमान आ रहा है कल? हाथ में पकड़ा मोबाइल सोफे की हत्ती पर रखते हुए रूहान ने पूछा। सोलत मिर्जा ने अपने नवासे के लिए रोशानी की ख्वाहिश जाहिर की है। अब वो लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं, तो इसी बारे में बात हो रही है। दादा जान ने अपने फूफीजाद भाई का हवाला देते हुए इसकी मालूमात में इजाफा किया। लेकिन इसने तो इनके पहले जुमले के बाद कुछ सुना ही नहीं था। क्या? वो एकदम झटका खाकर सोफे से उठ खड़ा हुआ और गजबनाक तेवर लिए हैरानी से बोला। सभी इसके अंदाज पर नासमझी से इसे देखने लगे। रुशाने मेरी मंगेतर है, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई इसके लिए ख्वाहिश का इजहार करने की? वो दांत पीस कर गुस्से से छिंगाड़ा। इसकी बुलंद गुस्सीली आवाज लाउंज में काफी दूर बैठे फरहान और परीशे के अलावा किचन में काम करती समन रोशाने तक भी बखूबी पहुंची थी। वो दोनों फक चेहरा लिए किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। और आप लोग सब कुछ जानते बूझते इन्हें घर आने की दावत दे रहे हैं? कहाँ गई आपकी रिवायात? वो नजरों में भरपूर नागवारी लिए तंजिया लहजे में बोला नहीं बल्कि फुनकारा था। सब हैरत जदा से इसे देख रहे थे जो सबको कटहरे में खड़े किए खड़ी नजरों से घूर रहा था। पर खुरदार, तुम शायद भूल रहे हो, तुम कई साल पहले बेजारी का इजहार करके इस मंगनी को तोड़ चुके हो। सबसे पहले सईद साहब होश में आए, बाकी सब तो इसकी गैर मुतवक्का बात पर हैरत से गंग हुए खड़े थे। मंगनी तोड़ चुका हूँ? इसने हैरत से दोहराया। हाँ, सही ठीक कह रहा है। तुम्हें तो हमारे फैसले पर एतराज था, तुम तो मंगनी तोड़ चुके हो, फिर अब किस हक से रोशानी के दावेदार बन रहे हो? इस बार दादा जान ने तंजिया लहजे में बोलते हुए इसे आईना दिखाया। तीनों ख्वातीन और शहीर साहब के लबों पर तो कुफल लगे थे। कब तोड़ी मैंने मंगनी? किससे कहा मैंने कि मैंने ये मंगनी तोड़ना चाहता हूँ? बाप और दादा की बात सुनकर वो पूरी तरह जिच होता चबा चबा कर बोला। वो सब सोच में पड़ गए। वाकई ये बात तो ठीक थी। इसने जुबान से इस मंगनी को ना मानने या खत्म करने का ऐलान तो कभी नहीं किया था। जरूरी नहीं कि हर बात जबान से ही कही जाए। बाज औकात रवैये अल्फाज से बढ़कर साबित होते हैं। और तुम्हारा रवैया इतने सालों तक सबसे नाराज होकर घर से लाताल्लुक हो जाना, अपना घर बार, अपना मुल्क, अपना शहर छोड़ देना, सब चीख चीख कर कहते थे कि तुम इस मंगनी से कितने नाखुश हो। मुनीरा साहिबा ने सबकी तर्जुमानी करते हुए 2 सेकंड में इसकी तबीयत साफ की थी। इनकी बात सुनकर इसने गहरी सांस खारिज की और गोया हुआ। ये ठीक है, मैं इब्तिदा में इस मंगनी से नाखुश था, लेकिन मुझे एतराज दादा जान के तरीकेकार पर था। वो सब कोई से बोला। सब खामोशी से इसे सुन रहे थे। इसका मौकफ सुनकर रोशाने की तो हालत ही खराब थी। इसका चेहरा लम्हों में यूं सफेद पड़ चुका था जैसे जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली गई हो। इसके साथ खड़ी समन का भी कमोबेश यही हाल था। भले ये क्या तरीका हुआ कि उम्र भर के लिए शक्ल ना दिखाने या अपना मरा हुआ मुंह ना देखने की धमकी देकर जो मर्जी चाहे बात मनवा लो। इसने कहा तो दादी जान और रूहान के वालिदैन के अलावा वहां मौजूद तमाम नफूस शर्जर रह गए। किसी के भी इल्म में ना था कि दादा जान ने इस तरह धमका कर इसे मंगनी के लिए राजी किया होगा। किचन में खड़ी रोशानी ने बेसाख्ता दरवाजे की चौखट थामी थी। क्या इतनी ही हर्जा थी वो जो इस तरह जबरदस्ती किसी को इसका हाथ थामने पर मजबूर किया गया था? इसकी कैफियत समझते हुए समन ने इसके शाने पर हाथ रखा था, जबकि लाउंज में खड़ा वो मजीद कह रहा था।
दूसरी बात, मैंने हमेशा रोशानी को समन की तरह समझा था, हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया था इसे। जाहिर है इसे एकदम एक नई हैसियत में कबूल करने के लिए मुझे वक्त दरकार था, जो मुझे नहीं दिया गया। मेरे गले पर अंगूठा रखकर मुझसे अपनी बात मनवाई गई। वो जताती हुई नजरों से दादा जान को देखते हुए बोला। उन्होंने बिला इख्तियार नजरें चुराई। वो हमेशा इसी तरह सिर्फ अपने अक्ल की बुनियाद पर फैसले करते आए थे। इनके फैसलों की दूसरों के जज्बात और एहसासात पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की थी। अब जो रूहान एक एक करके इनकी कोताहियां गिनवाई, तो वो बेसाख्ता पहलू बदल कर रह गए। इस वक्त घर के जो हालात थे, जिस तरह की सिचुएशन थी, आई बिलीव वो मंगनी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, रोशानी के लिए भी नाकाबिले कबूल होगी। ये बात करते हुए तसव्वुर के पर्दे पर बरसों पहले से आंखों से टूट कर गिरते दो मोती लहराए, जबकि शहीर साहब और जरीन साहिबा के चेहरे पर अजियत के तासरात नुमाया हुए थे। इन्हें बेसाख्ता वो बदतरीन वक्त याद आया जब वो अपनी बेटी के हाथों जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिरकर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। बहरहाल इस सब के बावजूद मैंने कभी भी ये मंगनी खत्म करने का नहीं सोचा था। मैं चचा जान को मजीद कोई दुख देने का तस्वर भी नहीं कर सकता था, बल्कि कुछ वक्त गुजरा तो मैं जहनी तौर पर इस मंगनी को और दादा जान के फैसले को कबूल करने लगा। वो बहुत ठहरे हुए पुरसुकून लहजे में बोल रहा था। सब दम साधे इसकी बात सुन रहे थे। मेरी इतने सालों तक घर से दूरी की वजह इस मंगनी से बेजारी या इनकार नहीं, बल्कि दादा जान से मेरी नाराजगी थी। मैं दादा जान को एहसास दिलाना चाहता था कि हर बार जरूरी नहीं अपने फैसले अपने से छोटों पर मुसल्लत किए जाएं। कभी कभार इन्हें प्यार से समझाकर, एतमाद में लेकर, दलाइल देकर भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। इसने अपनी बात मुकम्मल की तो सबके चेहरों पर कायल होने वाले तासुरात थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप लोग मेरी इतने सालों तक घर से दूरी की वजह को इस मंगनी से नापसंदीदगी समझ रहे हैं, वरना बहुत पहले आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता। इसने कहा तो शहीर साहब के चेहरे पर गहरा इत्मीनान फैल गया। इनके लाडले भतीजे ने इनका मान सलामत रखा था। वो एकदम हल्के फुल्के हो गए थे। कुछ यही हाल कमरे में मौजूद दीगर तमाम शख्सियात का भी था। दादा जान, दादी जान, मुनीरा साहिबा, जरीन साहिबा, सबके चेहरों से खुशी छलकी पड़ी रही थी। मैं न सिर्फ अपनी पूरी दिली रजामंदी से इस मंगनी को कबूल करता हूँ, बल्कि इसने पूरे एतमाद से कहते हुए चेहरा झुकाकर 2 सेकंड का वक्फा लिया। बल्कि दादी जान ने जल्दी से पूछा। बाकी सब भी सवालिया नजरों से इसे देख रहे थे। मैं आप सब से इस बारे में आज बात करने ही वाला था। अब जबकि चंद महीनों में रोशानी की तालीम भी मुकम्मल होने वाली है, मैं इसके इम्तिहानों के फौरन बाद जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ। इसके यकदम कहने पर दादी जान, मुनीरा साहिबा और जरीन साहिबा की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। चचा जान, चची जान, आप दोनों को कोई इतराज तो नहीं? वो तो गोया हर बात भी इसी वक्त ही तय करने की ठाने हुए था। जरीन साहिबा की गर्दन मेकान के अंदाज में नफी में हिली थी। शहीर साहब ने बेसाख्ता आगे बढ़कर इसके शाने पर थपकी देते इसे गले लगाया था। दादा जान और सईद साहब भी एक दूसरे से बगलगीर हो गए थे। वाह जियो मेरे भाई, फरहान भागता हुआ आया और सताइशी अंदाज में कहता खुशी से इसके गले में लटक गया था। अंदर किचन में खड़ी समन भी बेसाख्ता रोशाने के गले लगी थी। अजीज जान बहनों जैसी कजन, पक्की सहेली, इसकी भाभी बनती इससे बढ़कर और क्या था। फर्ते जज्बात से इसकी आंखों में नमी चमक रही थी। सब लोग रोशानी की जात को फरामोश किए खुशी मना रहे थे जब यकायक रोशानी ने होश में आई। मुझे मुझे एतराज है। ये क्या बात हुई? मेरी राय, मेरी मर्जी कोई अहमियत नहीं रखती? जो तब भी मुझ पर फैसला मुसल्लत किया गया था और आज भी यही किया जा रहा है। वो समन को खुद से दूर हटाती तेजी से बोली। दिलो दिमाग अभी तक बेयकीनी की लपेट में था। दिल सदमे से निढाल था, आवाज गम से फट रही थी। ये एहसास खाए जा रहा था कि दादा जान ने रूहान को धमकियां देकर इससे वाबस्ता किया था। वो बरसों पहले से ही जानती थी कि दादा जान ने अपना फैसला इस पर थोपा था, लेकिन इस तरह ब्लैकमेल करके, इसे जहनी तौर पर टॉर्चर करके अपनी बात मनवाई गई होगी, ये इल्म इसे आज हुआ था। ये क्या कह रही हो तुम? समन के चेहरे की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हुई थी। इसका इतना सख्त रद्दमल देखकर वो हैरानी से बोली, सही कह रही हूँ मैं। चलो इस वक्त तो मैं 15 साल की नासमझ बच्ची थी, लेकिन अब तो मैं आकिल बालिग बाशऊर लड़की हूँ। मुझे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है और मैं हरगिज हरगिज भी इनसे शादी नहीं करूंगी। वो कतईयत से बोली और कदम किचन से बाहर की जानिब बढ़ाए। हैरान परेशान खड़ी समन के वजूद में हरकत हुई। वो एकदम इसका हाथ थामकर इसे रोके गई।
अभी कुछ मत कहना रोशाने, देखो तो सही सब कितने खुश हैं। दादी जान, चाचा जान, चाची सब। फिर दादी जान की तबीयत का तो सोचो, चंद दिन पहले वो कितने बड़े अटैक से गुजरी हैं। अगर तुम्हारी बात सुनकर इन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। इसने दानस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ी। रोशाने लब भींच कर रह गई। सही तो कह रही थी वो, इतने अरसे बाद घर में सब इतने खुश थे। वो इस तरह एक पल में सबकी खुशी गारत नहीं कर सकती थी। ये खुद को समझते क्या है, उन्होंने ये सोच भी कैसे लिया। मैं कोई मोम की गुड़िया हूँ, मेरी अपनी कोई राय, कोई मर्जी नहीं। जो ये चाहेंगे वही होगा। वो अपने कमरे के दरमियान चक्कर लगाते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी। समन के समझाने पर वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा सकी थी, लेकिन मजीद वहां रुकना बस से बाहर लगा तो चंद मिनट बाद ही समन के रोकने के बावजूद घर चली आई। आते आते एक सुलगती हुई नजर फरहान की किसी बात पर धीमे धीमे मुस्कुराते रोहान पर डाली थी, जो सबके दरमियान राजा इंद्र बना बैठा था। इसे घर वालों पर भी हैरत हो रही थी, कैसे सब इसकी जानिब से साल हर साल तक दी गई अजियत को एक मिनट में भूल गए थे। जरा सी देर में जिस तरह घर का माहौल बदला था, रोशानी ने अपनी आंखों से देखा था। सबके चेहरों पर खिलती खुशी और गूंजते के कहे। दादा जान मुलाजिम को फौरन ढेर सारी मिठाई लाने का हुक्म दे चुके थे। अब न जाने वहां कौन सा मौजू ज़ेर बहस था, जो सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। रोशानी ने तीर की सी तेजी से लाउंज पार किया। सब अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे, इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। अब इस वक्त से वो गुस्से से खोल रही थी, तेज के मारे बुरा हाल था, बस नहीं चल रहा था क्या कर गुजरे। इसे रूहान पर बला का गुस्सा आ रहा था, जो लम्हे में मासूम बनकर सबको अपने लफ्जों के जाल में फंसा चुका था। लेकिन मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। वो इसके तस्वुर से हम कलाम होते हुए फुनकारी। और घर वालों को देखो, किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछना तक गवारा नहीं किया। क्या इतनी बेमौल हूं मैं? इसका दिल दुखा, आंख भी भर आई। क्या इतना ही आसान है इस शख्स के साथ इतना करीबी रिश्ते की डोर में बंध जाना? नेवर। इसने खुद को बावर करवाया। इनके वो दिल पर तेजाब की मानन गिरते लफ्ज जो आज भी मेरी समातों में महफूज है, मैं कैसे फरामोश कर सकती हूँ। मैं अम्मी पापा से साफ बात करूंगी, इनकार कर दूंगी। इनको मैं कोई 16वीं सदी की डरपोक दब्बो लड़की नहीं हूँ, 21वीं सदी की बाशऊर और पुरस्मात लड़की हूँ। मैं यूं खामोशी से अपनी मर्जी के बगैर अपने साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसने फैसला कुन अंदाज में सोचा। रात के 11:30 बज रहे थे। अम्मी बाबा फरीशे सब अभी तक वहीं थे। वो बेचैनी से इनके घर आने के मुंतजिर थे, पता नहीं कब आएंगे। लगता है शादी की तारीख भी आज ही फाइनल करके उठेंगे। इसने बेहद झंझला कर सोचा, अल्लाह ना करे, ये मैं क्या फजूल बात सोच रही हूँ। फौरन ही अपने लफ्जों का एहसास हुआ तो कानों को हाथ लगाते तौबा की। मैं अब जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त रूहान की बेबाकी से कही हुई बात याद आई तो गुस्से से दहकता चेहरा कुछ और सुर्ख हो गया। कितने बेशरम हैं, कैसे मुंह फाड़ कर सब बड़ों के सामने अपनी शादी की बात कर रहे थे। इसने बेख्तियार सोचा। वो अपनी सोचों में डूबी कमरे में लेफ्ट राइट कर रही थी जब बाहर से इन लोगों की आवाजें आने लगी। वो तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। जब मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, वो 2 ढाई महीने में सब कुछ कैसे होगा? शादी के इतने काम होते हैं। जरीन साहिबा की मुतफक्किर सी आवाज सुनाई दी। सब कुछ हो जाएगा बेगम, आप फिक्र क्यों करती हैं? बस कल ही सब कामों की लिस्ट बना ले। मेरी लाडली बेटी की शादी है, सब कुछ बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। शहीर साहब जरीन साहिबा का हौसला बढ़ाते हुए बोले तो लहजे में रोशानी के लिए प्यार ही प्यार झलक रहा था। इनकी आंखों में चमकती खुशी, चेहरे की मुस्कुराहट। रोशाने के कदम कमरे की दहलीज पर जंजीर हुए। अम्मी, मैं अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी। परीशे को याद आया। जरीन साहिबा ने अजबात में सर हिलाया, फिर कुछ याद आने पर शहीर साहब से मुखातिब हुई। सुने भाई, रिजवान भाई को रोशानी की शादी का कार्ड भेजना ना भूलिएगा। उन्होंने शहीर साहब की देरीना दोस्त का जिक्र किया, जो 2 साल पहले अपने बेटे के पास यूके शिफ्ट हो गए थे। वो रोशाने को बहुत पसंद करते थे। अक्सर शहीर साहब से फोन पर बात होती तो इसकी शादी का पूछते रहते थे। अच्छा याद दिलाया आपने, मैं इसे कल ही फोन करता हूँ, तैयारी कर ले आने की। उन्होंने हंसकर कहा। तभी इनकी नजर दरवाजे में खड़ी रोशाने पर पड़ी। अरे, मेरी बेटी अभी तक जाग रही है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ। हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। जरीन साहिबा और परीशे भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो उंगलियां मरोड़ती मरे मरे कदमों से चलती इनके पास आकर सोफे पर इनके साथ बैठ गई। बेटा, आज जो भी बात हुई तुम जानती ही हो। हम सब इतने अरसे तक महज एक गलतफहमी का शिकार रहे।
बिला वजह बदगुमान रहे रोहान से, लेकिन शुक्र है कि आज वो गलतफहमी भी दूर हो गई। मुझे खुशी है कि रोहान ने बड़ों का फैसले का मान रखा। हम सब ने अब जल्द ही तुम दोनों की शादी कर देने का फैसला किया है। शहीद साहब खुशी से लबरेज लहजे में बोले। तुम बताओ, तुम खुश तो हो ना बेटा? तुम्हारे दिल में रोहान के लिए कोई बदगुमानी तो नहीं? इन्हें शायद इसकी खामोशी महसूस हुई थी। इसके सर पर हाथ फेर कर शफकत से इस्तिसार करने लगे। वो इसकी मर्जी पूछ रहे थे। होना तो ये चाहिए था, वो तड़क कर इनकार कर देती, लेकिन हुआ इसके बरक्स था। वो नजरें झुकाए सुन होते वजूद के साथ खामोश बैठी रही। जहन इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हो रहा था। पिछले 1.5 घंटे में इन्हें कायल करने के लिए जो जो जुमले थे, तरतीब दिए थे, सब भग से उड़ गए थे। सारे अल्फाज कहीं खो गए थे। जिसे याद था तो बस बाप का खुशी से दमकता चेहरा, माँ के चेहरे से झलकता इत्मीनान, बहन का खुशी से खनकता लहजा। आज बरसों बाद इसके माँ बाप इसी पहले के चंदाज में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो कैसे इनके चेहरों की मुस्कुराहट नोच डालती, कैसे इनकी खुशी की कातिल बन जाती, इनके अरमानों का खून कर देती। वो चाह कर भी कुछ न कह सकी। जितनी भी पुरएतमाद रही, इतना एतमाद खुद में नहीं पाती थी, तो दिल पर पत्थर रखकर खामोश बैठी रही। रोशाने, बताओ बेटा, तुम खुश होना इस शादी से? इसकी मुसलसल खामोशी और चेहरे के संजीदा तासरात जरीन साहिबा का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से जोर से धड़का। शहीर साहब और परीशे भी सरापा सवाल बने बैठे थे। कानों में रूहान के कलेजा छलनी करते अल्फाज गूंज रहे थे, लेकिन जुबान पर कुफल लग गए थे। वो कोशिश के बावजूद भी एक लफ्ज न बोल पाई और धीरे से गर्दन हस्बात में हिला गई। औरत चाहे 16वीं सदी की हो या 21वीं सदी की, हमेशा अपनों के आगे बेबस होती आई है। जीती रहो मेरी बच्ची, दो जहां की खुशियां पाओ। मुझे फख्र है तुम पर, मेरे लिए मेरे रब का इनाम हो तुम। शहीद साहब ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहते इसकी पेशानी चूमी। इनकी मोहब्बत को महसूस करके इसकी आंखों में नमी भर आई। इसे अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। वो इनके शाने पर सर टिकाकर सिसकने लगी। जरीन साहिबा और परीशे की आंखों में भी लाली झलक रही थी। रोहान मेरा दामाद बने, ये मेरी दरीना आरजू है। तुम्हारी बहन बदनसीब थी जो इस हीरे की कदर न कर सकी। सच कहूं तो वो इस जैसे लड़के के काबिल ही नहीं थी। अलीजे का जिक्र करते हुए इनके लहजे में अजीब सी सदमेहरी उतर आई थी। चेहरे के अजलात भी तन गए थे। मुझे यकीन है तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। वो मेरी बेटी की बहुत कद्र करेगा, बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हारा हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। इनके लहजे में रूहान के लिए गहरा यकीन और इत्मीनान बोल रहा था। इंशाअल्लाह, जरीन साहिबा ने आंख का कोना झटकते हुए कहा। रोहन आजकल अपनी फैक्ट्री की मशीनरी खरीदने के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहा था। वो सुबह का निकला, अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया था। सब लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। चाय का दौर चल रहा था। फरजीन भी आई हुई थी। इसे देखकर खिल उठी। आओ रोहन, हमारे साथ बैठो। वो फौरन बोली, नो थैंक्स, अभी तो हुलिया खासा खराब हो रहा है, मैं पहले शावर लूंगा। वो इसे कहता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला आया। 20 मिनट बाद फ्रेश होकर नीचे आया तो महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। बड़ा सा लाउंज अब खाली था। वो मुलाजिम को चाय लाने का कहता बाहर लॉन में चला आया। आजकल मौसम बहुत खुशगवार था, या शायद इसके दिल का मौसम अच्छा था, इसलिए हर चीज निखरी निखरी शादाब लग रही थी। लॉन की नरम नरम घास पर चहलकदमी करते हुए नजर चाचा जान के पोर्शन की जानिब गई तो बेसाख्ता इस दिलरुबा का ख्याल आ गया। इसका ख्याल क्या आया, लबों की तराश में आप ही आप बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट भी खिल गई। वो के इस दिन के बाद से वो इसे नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी दिल को एक इत्मीनान था। बस चंद दिन और इस परिवर्ष को इसके पास ही आना था। इसकी पनाहों में, इसकी दस्तरस में कभी कभी इसे खुद पर अजहद हैरानगी होती थी। कैसे वो 29 साल की मिच्योर्ड उम्र में छोटी सी लड़की का असीर हो गया था कि दिल इसके एक झलक देखने के लिए हमकने लगा था। इसके आसपास मौजूदगी का एहसास इसे पुरसुकून रखता था। दिल ने ऐसे धोखा दिया था कि वो दिल की दगाबाजी पर खुद हैरान था। ऐसा ना था कि इसने जिंदगी में कभी कोई खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी। वो हमेशा को एजुकेशन में पढ़ा था, हमेशा लड़कियों से वास्ता रहा था, लेकिन जो कैफियत इसकी आज कल थी, वो तो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में भी नहीं रही थी। वो इतने साल अमेरिका जैसे मुल्क में गुजार कर आया था। एक से एक खूबसूरत लड़की इसके हल्का अहबाब में शामिल थी। बहुत सारी लड़कियों के साथ इसके हेलो हाय थी, कुछ से दोस्ती भी थी, लेकिन ऐसा इसने कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं किया था जैसा अब रोशानी के लिए कर रहा था। इसे याद था शुरू शुरू में वो इस मंगनी पर बहुत झुंझलाया था। वजह एक तो दादा जान की जबरदस्ती, दूसरे रोशाने इसकी नजर में बच्ची थी।
समन से महज 1.5 साल बड़ी। इसका ख्याल था इसे अभी से इन चक्करों में फंसाकर इसका बचपन खराब किया जा रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका गम गुस्सा खत्म होता गया और वो ज़हनी तौर पर रोशानी को अपनी मंगेतर के रूप में कबूल कर गया। यहाँ तक कि इसके 2-3 करीबी दोस्त भी जानते थे कि वहाँ पाकिस्तान में एक लड़की इसके नाम से मंसूब है, इसके नाम पर बैठी हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद इसे रोशानी से मोहब्बत नहीं हुई थी। वो वापस आकर बरसों की मंगनी निभाते, इससे शादी कर लेता, फिर मोहब्बत मोहब्बत भी शायद हो ही जाती। फरहान से अक्सर इसकी बातचीत होती रहती, कौन किस क्लास में है, क्या पढ़ रहा है, ये खबरें भी मिलती रहती थी। कभी कभार ईद बकरा ईद पर वो सबकी तस्वीरें भी इसे भेजता रहता था। इसने रोशानी की तस्वीरों में देखा हुआ था, लेकिन कभी भी दिल की सरजमीन पर ऐसी हलचल नहीं मची थी जैसी अब रोहान को वो दिन पूरी जजाइयत के साथ याद था, जब पाकिस्तान आने के अगले दिन सुबह जॉगिंग के बाद पार्क से वापसी पर वो चचा जान के साथ इनके घर चला गया था और कैसे एक लम्हे में इस हसीना की नजरों के तीर से बुरी तरह घायल होता असीर मोहब्बत हो गया। इसकी सुख सुख डोरे लिए घनी से हमदार पलकों वाली झील सी गहरी आंखों और रोशनी बिखेरता सरापा, वो बिलाशुबा अपनी तस्वीरों से कहीं बढ़कर दिलकश थी। इसे समझ भी नहीं आई और पल भर में वो हुस्न की मूरत पूरे तमतराक से इसके दिल की सबसे ऊंची मसंद पर बरजमान हो गई। इसके बाद आने वाले दिनों में वो हद से ज्यादा मसरूफ हो गया था, लेकिन तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी वो इसके दिमाग से एक लम्हे के लिए महू नहीं हो सकी थी। हालांकि रोशानी ने इसका सामना 2-3 बार ही हुआ था। इसने महसूस किया था वो इससे जरा रिजर्व रहती थी। खैर, इस बात का इसने ज्यादा नोटिस नहीं लिया। जाहिर है वो इतने साल घर से दूर रहकर आया था, ऐसे में मिजाज में जरा अजनबियत आ ही जाती है। फिर इनके दरमियान तो एक और भी रिश्ता था जिसके बायस भी लड़कियां झिझकने लगती हैं। वो न जाने कब तक अपनी सोचों में उलझा रहता, जब फरजीन चाय और स्नैक्स लिए चली आई। तुमने क्यों जहमत की, कोई मुलाजिम ले आता, इसने फौरन कहा। जहमत कैसी? वो मुस्कुराई और चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया। खाला और बाकी सब ठीक हैं? रोहान ने शुक्रिया कहकर चाय का कप थामते हुए पूछा। अम्मी ठीक हैं, आपको याद करती हैं, कभी चक्कर लगाए ना घर पर, इसने तफसील से आगाह करते हुए कहा। अभी 2-4 रोज पहले ही तो आया था, वो चाय का सिप लेते हुए बोला। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, जोर से गाड़ी का हॉर्न बजा। गेट पर तैनात गार्ड ने छोटी खिड़की से झांकने के बाद मुस्तैदी गेट वार किया, जो उनसे एक सिल्वर कलर की होंडा शॉक सिविक अंदर ड्राइव वे पर आई। चाय पीता रोहान और इसके सामने बैठी वजीन भी गर्दन मोड़कर इस जानिब देखने लगी। गाड़ी से स्याह रंग की बड़ी सी चादर ओढ़े आसमानी रंग के लिबास में मलबूस रोशानी मुस्कुराती हुई उतरी। इसने हाथ में फाइल बैग, सफेद ओवरऑल और स्टेथोस्कोप थाम रखा था। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान लड़का बैठा था, तभी अंदर से फरहान बरामद हुआ। फरहान को वहां आता देखकर वो लड़का गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो लड़का और फरहान आपस में बलगीर होने के बाद अब बेतकल्लुफी से कुछ बात कर रहे थे। फासला काफी होने की वजह से रोहान को सुनाई तो नहीं दे रहा था वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन इनके अंदाज से साफ जाहिर था कि इनके दरमियान अच्छी खासी दोस्ती है। रोशानी भी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। रोहान भवें सुखेड़े अभी तक इन्हें देख रहा था। इस दौरान फरजीन ने इससे कुछ बात की थी, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो खुश शक्ल सा लड़का गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। रोशानी बरामदे की सीढ़ियां चढ़ती अपने पोर्शन की जानिब जाने लगी। लॉन के पार ही इसका पोर्शन था। फरहान लॉन में बैठे रूहान और फरजीन की तरफ आने लगा। हेलो। वो जरा करीब से गुजरी तो फरजीन ने खुशदिली से कहते हुए हाथ हिलाया। हेलो। जवाबन रोशानी ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा और बगैर रूहान की तरफ एक निगाह गलत भी डाले तेज तेज कदमों से चलती चली गई। इस दौरान रूहान खामोशी से लबों पर दाएं हाथ की मुट्ठी जमाए बैठा था। इसने गहरी नजरों से रोशानी की बुझ को इस वक्त तक देखा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। ये लड़का कौन था? फरहान जैसे ही पास आकर कुर्सी पर बैठा, रोहान ने जहन में खुलबुलाता सवाल पूछा। यूसुफ था, फरहान ने फोन पर आने वाला टेक्स्ट देखते हुए बताया। कौन यूसुफ? इसने फौरन ही इस्तिफसार किया। यूसुफ, चाची का भतीजा, वही जो बचपन में बहुत मोटा होता था, जिसका आपने नाम गेंडा रखा हुआ था, इसने हल्का सा हंसते हुए याद दिलाया। तुम्हें तो शॉपिंग पर चलना था, तुम यहाँ आकर बैठ गई। फरहान ने फोन पैंट की जेब में घुसाते पहले इसे जवाब दिया, फिर फरजीन से बोला, जो बड़ी मीठी मीठी नजरों से रूहान को देख रही थी। शानदार मजबूत जिस्म, 6 फुट से निकलता हुआ कद, जहानत से भरपूर सिया बड़ी बड़ी आंखें। जो आन में देखता तो इन्हीं में डूब जाता।
सतवां खड़ी मगरूर नाक गंदमी रंगत वो वाकई बहुत शानदार था। फरहान के मुखातिब करने पर फरजीन एकदम हवासों में आई और मुंह बनाकर बोली, हैरत है तुम कैसे राजी हो गए? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े नखरे कर रहे थे। ऐसे ही तंग कर रहा था तुम्हें। चलना है तो फटाफट उठो। इसने जल्दी मचाई। चलो मैं अंदर से बैग लेकर आती हूँ। वो खाली कप ट्रे में रखते हुए बोली, भाई अपनी BMW की चाबी तो निकालें। फरहान ने कान की लो खुजाते हुए रोहान से कहा, जो न जाने किस सोच में गुम था। ओ अब समझी, तो BMW ड्राइव करने के चक्कर में मुझे शॉपिंग पर ले जाया जा रहा है। फरजीन आंखें निकाल कर लड़ाका अंदाज में बोली, तो और क्या, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है जो घंटों तुम्हारे साथ पार होता फिरूं। वो कहकर लगातार साफ गोई से बोला। वो इसे घूरती हुई ट्रे हाथ में उठाती अंदर की जानिब बढ़ गई। भाई चाबी? फरहान ने इसके आगे हाथ फैलाया जो किसी गहरी सोच में गुम था। हाँ मेरे कमरे में टेबल पर रखी है। इसने अपने ख्यालों को झटकते कहा तो फरहान सर हिलाता कुर्सी से खड़ा हो गया। तभी वो बोला, रोशाने की काफी दोस्ती है यूसुफ से। पता नहीं रोहान ने पूछा था या बताया था। साथ पढ़ते हैं ना दोनों। यूसुफ रोशाने से सीनियर है। फरहान लापरवाही से कहता अंदर चल दिया। पीछे बैठे रोहान के चेहरे पर सोच की परछाइयां थी। रोशाने के रवैये में कुछ तो ऐसा था जो इससे खटक रहा था। न जाने क्यों इसका दिमाग इसे बार बार कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए गायब दिमाग से बालों में ब्रश फेर रही थी। इसकी सोचों का मरकज रूहान था। जब से कसरे मिर्जा से लौटी थी मुसलसल इसके खुशकिन ख्यालों में गुम थी। गो कि वो उम्र में इससे 4 साल बड़ा था, लेकिन वो छोटी उम्र से ही इसे बहुत पसंद करती थी। बल्कि यूं कहना चाहिए वो था ही इतना अच्छा कि घर खानदान में सब ही इसे बहुत पसंद करते थे। इसकी जहानत और अक्लमंदी, बुर्दबार अंदाज, अपनी पढ़ाई, मुस्तकबिल के बारे में फोकस्ड होना इसे इसकी उम्र के दूसरे लड़कों से मुमताज बनाता था। इसे आज तक याद था जब इसे अलीजे से इसकी मंगनी का इल्म हुआ था। कितने ही दिन तक वो उदास रही थी। इसे नकचिड़ी लड़ाका टाइप अलीजे वैसे भी कुछ पसंद नहीं थी और रूहान के हवाले से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो तो अलीजे की इस हरकत के बाद दोनों की मंगनी खुद ब खुद ही खत्म हो गई। फिर वो बहुत सालों के लिए अमेरिका चला गया और वो खामोशी से इसका इंतजार करने लगी। हालांकि वो इस इंतजार की कोई डोर थमा कर नहीं गया था, बल्कि वो इसके बारे में ऐसा सोचती है वो तो शायद जानता भी नहीं होगा। गुजरे सालों में इसके कितने ही रिश्ते आए, कितने लोगों ने इसके लिए दस्ते सवाल दराज किए, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती रही। यहाँ तक कि इसकी पढ़ाई मुकम्मल हुए भी 2 साल हो चुके थे। अब तो अम्मी और अब्बा का इसरार बढ़ता ही जा रहा था। कितनी दफा अम्मी ने डांटा, आपा ने प्यार से समझाया इसके दिल में क्या है टटोला, लेकिन वो हर बार पहलू बचा जाती। जहना दिल किसी और को इसकी हैसियत में कबूल करने को तैयार ही न था कि दिल में तो इस साहिर की मोहब्बत के दीप जलते थे। कई मर्तबा ख्याल आता, क्या खबर वो वहां परदेश में किसी का हाथ थाम चुका हो, क्या पता इसका इंतजार ला हासिल ही रह जाए। ऐसे में इसका दिल बेचैनियों से भर जाता और सजदे तवील हो जाते। वो बेकली से पहरों सोचों में उलझी दुआओं में मशगूल रहती। फिर अल्लाह ने इसकी सुन ली, वो लौट आया और गोया इसकी जिंदगी में भी रूठी खुशियां वापस लौट आई। आजकल इसके मिजाज की जोलानी उरूज पर थी। घर में सभी ने इसके रवैये में आने वाली तब्दीली को महसूस किया था। वो दिल के हाथों मजबूर होती, आए दिन कसरे मिर्जा के चक्कर लगाने लगी। बेखुदी से टिकटिकी बांधे इसे देखती चली जाती, लेकिन तबीयत थी कि सैर ही नहीं होती थी। दिल इसे देख देख भरता ही नहीं था, बल्कि तलब बढ़ती ही जाती थी। इसे सोच लिया था वो मजीद इंतजार नहीं करेगी, अपने दिल का हाल आश्कार कर देगी। इसका इरादा जवेरिया आपा से इस सिलसिले में खुलकर बात करने का था, जो आजकल अपने जेठ की बेटी की शादी में शिरकत के लिए दुबई गई हुई थी। एक दफा अम्मी इसकी पसंद से आगाह हो जाती तो खाला से बात करना इनके लिए चंदा मुश्किल न था। वो जानती थी खाला इसे बहुत पसंद करती हैं। दादी जान, समन, फारान सबसे इसके अच्छे ताल्लुकात थे। किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज ना होता। इसे बचपन से ही कसर मिर्जा का दोस्ताना माहौल बहुत अच्छा लगता था। वहां जिस तरह सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे, वो देखकर इसे रश्क आता था। वो दिलो जान से कसर मिर्जा का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। रात के 2 बज रहे थे। वो कितनी ही देर से बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी, मगर नींद आंखों से गोया रूठ ही गई थी। आंखें मूंदे वो अपनी लामतनाई सोचों में गुम थी, जबकि करवटें बदल बदल कर बेजार हो गई।
तो बिस्तर से उठती खिड़की में आंख खड़ी हुई और हाथ बढ़ाकर खिड़की खोल ली। फौरन ही खुशगवार हवा के झोंकों ने इसका इस्तकबाल किया। चांदनी रात ने रात की खूबसूरती में इजाफा कर दिया था। ठंडी हवा इसके बालों से अठखेलियां करने लगी। थकन इस पर बुरी तरह गालिब थी। इम्तिहानात करीब होने की वजह से आजकल पढ़ाई खूब जोरों पर थी। धड़ाधड़ असाइनमेंट्स बनाए जा रहे थे, वाइवा, क्विज, प्रेजेंटेशंस दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ पिछले 3 दिन से मुसलसल दिमाग में पलती सोचे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। एक तरफ वो शहीद साहब का मान नहीं तोड़ना चाहती थी, खुद पर इनकी यकीन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ रोहान को भी इस हैसियत में कबूल करना इसके लिए नामुमकिन था। कई मर्तबा ख्याल आता सईद साहब को एतमाद में लेकर दिल की बात बता दे। वो बचपन से ही इनके बहुत नजदीक थे। उसके घर के तमाम मर्दों की निस्बत इनका मिजाज बहुत नरम था। यकीनन वो इसकी बात समझ जाते, लेकिन बाकी बाकी सब का रद्दमल क्या होता। यकीनन घर में एक तूफान उठ जाता। बड़ी मुश्किल से तो घर में सब नॉर्मल हुए थे। बरसों बाद खुशी आई थी। वो कैसे सबकी खुशी गारत कर देती, बस यही सोच कर रुक जाती, लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ धरकर भी नहीं बैठ सकती थी। इसे तेजी से गुजरते वक्त का भी एहसास था। इसके इम्तिहान खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी थे। चंद दिन गुजरते और घर में इसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। इसे जो करना था जल्दी करना था। वो इसी उधेड़ बुन में मसरूफ थी जब यकायक इसके दिमाग में कूंदा सा लपका, हूँ ये ठीक है, मुझे रोहान भाई से बात करनी चाहिए, मैंने बता दूंगी मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पापा और दादा जान की वजह से मजबूर हूँ। जाहिर है जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ तो वो फिर खुद ही पीछे हट जाएंगे और घर में भी सबको खुद ही संभाल लेंगे। इसने मुतमईन होकर सोचा। वैसे भी फरजीन इन्हें पसंद करती है भी हमारे खानदान की, यकीनन किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। सब आराम से इनकी शादी इससे करवा देंगे। इसकी निगाहों के पर्दे पर आज शाम का मंजर, ताजा हवा, जब वो दोनों लॉन में एक साथ बैठे हुए थे। फरजीन रोहान में दिलचस्पी रखती है, ये बात इसे चंद दिन पहले ही मालूम हुई थी। इतने बरसों में जब रोहान यहाँ नहीं था तो कभी इसने कसर मिर्जा के इतने चक्कर नहीं लगाए थे जितने गुज़श्ता चंद दिनों में लगा चुकी थी। और फिर रोहान की मौजूदगी में इसकी आंखों में जितने जुगनू जगमगाते थे, इनकी लौ से रोशाने पूरी तरह आगाह थी। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे हक में क्या बेहतर है। ना मैं अम्मी बाबा को दुख देना चाहती हूँ, ना ही एक ऐसे शख्स का साथ चाहती हूँ जिससे डरा धमका कर जबरदस्ती मेरा हाथ थामने पर मजबूर किया गया हो। पर जो मेरे हक में बेहतर है तो वो कर दे। इसने आसमान की तरफ सर उठाकर अल्लाह से दुआ की और खिड़की बंद करती मुतमईन सी आकर बिस्तर पर लेट गई। जहन हल्का फुल्का हुआ तो आंखें भी बंद होने लगी थी। चंद मिनट बाद ही वो नींद की वादी में उतर गई। आज सैटरडे नाइट थी। दादा दादी समेत घर के चारों बड़े खानदान के किसी करीबी शादी में गए हुए थे। रोहान भी घर में नहीं था। परीशे और रोशाने अम्मी बाबा के जाते ही ताया अब्बू की तरफ आ गई थी। तीनों लड़कियों का कुछ अच्छा खाने का मूड हो रहा था तो सोफारान को पली का बकरा बनाते इसके जेब पर छुरी चलाई गई थी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि न्यू नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।